हेलो नमस्कार। और आप सभी का फिर एक बार मैं अपने चैनल कोड से मैं स्वागत करता हूं। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं। आज की शख्सियत, उनकी कहानी, अफसाना और उनसे जुड़ा हुआ एक कोड का मसला। तो आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे उनका व्यापार जगत से संबंध है। ये एक बहुत चर्चित फूड कोर्ट के जनक है और ये खास करके साउथ इंडियन डिश जो डोसा है उसके आउटलेट्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो शख्सियत है इनका नाम था पी राजगोपाल। पी राजगोपाल एक गरीब तबके से उनका ताल्लुक़ होता है। उनके पिताजी ओनियन ट्रेडर थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 में होता है, यानी कि लगभग 10 दिन आज़ादी के पहले। और ये मतलब इनके पिताजी के अपने व्यवसाय में जो मतलब ओनियन ट्रेडर थे उससे अलग होकर ये कुछ करना चाहते थे, तो उसी लिहाज से ये चेन्नई आ गए। इनका जो जन्म टूटिकोरिन में हुआ था वहाँ से फिर ये चेन्नई आ गए और 1973 में शायद ये वहाँ से चेन्नई यानी पे जो पहले का मद्रास है वहाँ पे शुरुआती दौर में इन्होंने के नगर में एक जनरल प्रोविजनल स्टोर की शुरुआत की और फिर उसके बाद में इन्होंने पहला रेस्टोरेंट 1981 में खोला, जो कि साउथ इंडियन डिशेस इडली, सांभर, डोसा इनका सर्विस करते थे। मतलब लोगों को इडली, सांभर, डोसा साउथ इंडियन डिशेस में जो ये खास करके उपमा वगैरह है तो ये बनाते थे और ये लोगों को खिलाते थे और इनका ये रेस्टोरेंट का बिजनेस था। उसमें इनकी महारत थी डोसा बनाने में। मतलब इनका जो यूनिक रेसिपी था, क्वालिटी का जो इनका ख्याल होता था क्वालिटी मेंटेन करने का, और कॉस्ट इफेक्टिव इनका प्रोडक्ट होता था। तो इस तरह से इन्होंने जो आउटलेट्स या रेस्टोरेंट साउथ इंडियन डिशेस में जो खोले उनको बाद में सर्वना भवन के ब्रांड नेम से पहचाना जाता है और देश विदेश में इन्होंने कई सारे आउटलेट्स खोले। तो ये था इनका बिजनेस बैकग्राउंड, मतलब जीरो से हीरो तक का सफ़र इनका। एक ओनियन ट्रेडर के बेटे जो 1973 के आसपास टूटिकोरिन से मद्रास में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे एक जनरल प्रोविजनल स्टोर से अपना बिजनेस का सफ़र शुरू करते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट बिजनेस में आते हैं जहाँ पे वो साउथ इंडियन डिशेस को बनाकर लोगों को परसते थे और उनकी क्वालिटी जो इतनी प्रचलित थी, इतना मतलब स्वाद लोगों के मुंह पे लग चुका था कि दिन दुनी रात चौगुनी उनकी बढ़ोतरी हुई और फिर इन्होंने देश विदेश दुनिया भर में इनके आउटलेट्स इन्होंने खोले सर्वना भवन के नाम पे। तो सर्वना भवन का जो इनकाउंटर था वो मेरे से अपना निजी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2006 या 7 के आसपास था, जब मैंने दिल्ली में जो इनका जॉइंट है वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह या स्नैक्स वगैरह करता था। तो ये जो शख्सियत है बहुत ही रिनाउंड शख्सियत, बहुत ही सक्सेसफुल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम और बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट। तो ये जो है पी राजगोपाल, इनके बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में मैंने बात की। अब आते हैं इनका
एक जैसे हर इंसान में कुछ कमियां होती है, या फिर किसी को कोई चीज़ में दिलचस्पी होती है, कोई ऑब्सेशन होता है, तो इनको ऑब्सेशन ये था कि ये थोड़ा सा मतलब महिलाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा इनका अट्रैक्शन होता था। इनकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी थी। अब ये बेसिकली जो है अपनी जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी फैसले होते थे, ये एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके ही करते थे। तो इनका काफ़ी बिलीव था एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें एक सलाह दी कि आप अगर आपके एक मुलाजिम जो है उनकी बेटी से अगर आप शादी करोगे, यानी कि उनको आप अपनी तीसरी वाइफ बनाओगे, तो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये उस बात को मानते हुए उनके स्टाफ, मतलब उनका जो मैनेजर था, उनकी बेटी पे इन्होंने डोरे डालना शुरू कर दिए। और वो किसी तरह से जो उनके जो स्टाफ थे उनको मनाने की कोशिश की कि आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो, बट वो कुछ बात बनी नहीं। फिर वो जो मैनेजर थे इनके, उन्होंने वो जॉब वगैरह छोड़ दिया, इनके एम्प्लॉयमेंट से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वगैरह दे दिया, बिकॉज कि रोज़ उनकी प्रताड़ना होती थी, रोज़ उन पर प्रेशर डाला जाता था किसी भी न किसी तरह से आप अपनी बेटी से मेरी शादी करने दें। हालांकि दोनों में उम्र का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। वो यंग थी और ये ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी थी, इनके बच्चे वगैरह थे। तो ऐसे में कौन ही इस चीज़ को मानेगा। तो उस हिसाब से उस लड़की के पिताजी जो पी राजगोपाल के कर्मचारी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो कहीं और रहने के लिए चले गए। लेकिन ये भाई साहब लगे रहे, उनको तो चाहिए था भाई शादी करना ही करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने एडवाइस किया था। तो ऐसे में रोज़ाना वो जो है उनका वो प्रेशर टैक्टिक्स चलते रहा। इसी बीच उस लड़की की जो उनके कर्मचारी थे, एक्स कर्मचारी, उन्होंने शादी करवा दी। अब शादी करवाने के बाद में जिनसे उनकी शादी हुई, उनका नाम है संत कुमार। तो संत कुमार इस शख्सियत से जब उनकी शादी होती है, तो ये पी राजगोपाली जो भाई साहब है सर्वना भवन के कर्ता धर्ता, तो इनका माथा ठनक गया। अब इन्होंने फिर प्रेशर देना शुरुआत किया उस लड़की को, उनके हस्बैंड को और उनके पिताजी को कि भाई कैसे भी शादी तुड़वा के मेरे से शादी करवा दो। बात नहीं बनी, ऑब्वियसली नहीं माने वो लोग। तो फिर इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी हैच की 2001 में। इन्होंने वो जो लड़की जिस पे इनका दिल आ चुका था, उसके हस्बैंड को एब्डक्ट किया, किडनैप किया और उसका मर्डर कर दिया। और उसकी लाश जो है झाड़ियों में, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स के रेंज में पाई जाती है। ये 2001 का मामला। अब यहाँ से जब बात आगे बढ़ती है, जब जो विक्टिम है, जो लड़की जिसके ऊपर इनका दिल आया था, उन्होंने अपने इस खुद से जुड़े वाक़ियों को लेकर काफ़ी मतलब पुलिस वगैरह में जाके उन्होंने कंप्लेंट वगैरह की और इस तरह से इस मामले का तूल मीडिया में पकड़ा गया। मीडिया में काफ़ी चहल पहल थी इस मसले को लेकर। और इसी तरह से जो चेन्नई का जो ट्रायल कोर्ट है, 2004 में मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, चार्जशीट वगैरह फाइल होती है और फिर ट्रायल चालू होता है 2001 से लेकर 2004 तक। और फिर 2004 में इन्हें चेन्नई ट्रायल कोर्ट 10 साल की सज़ा देती है, इनको गिल्टी करार करती है और इन्हें 10 साल की सज़ा अनाउंस करती है। इसके खिलाफ
अपील फाइल होता है, जो पी राजगोपालन जो है ये अपील फाइल करते हैं मद्रास हाई कोर्ट में। अब मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने तो जो सज़ा थी 10 साल की उसको चैलेंज किया था, होता उल्टा है। मद्रास हाई कोर्ट जो है 10 साल की सज़ा को लाइफ टर्म में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि इन्हांस कर देती है। अब ये जो इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट था, कन्विक्शन, उसको फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। और फिर 2019 में आते आते इसका फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट भी जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला होता है उसे बरकरार करती है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट और कन्विक्शन बरकरार रहता है। अब इन्हें कहा जाता है कि आप सरेंडर करो 7 जुलाई तक। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपील करती है मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को, जिससे कि पी राजगोपालन को कन्विक्शन और लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था। और इन्हें समय दिया जाता है कि 7 जुलाई 2019 तक आप अपने आप को अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर दो। फिर अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरेंडर करने को, तो फिर सरेंडर करना ही पड़ा। और फिर उन्होंने 9 जुलाई 2019 को जेल अथॉरिटीज के सामने अपने आप को सरेंडर किया। अब इनके सरेंडर के बाद में जो है कुदरत इनके साथ न्याय करती है। होता यूँ है कि सरेंडर के ठीक एक हफ्ते बाद, यानी कि 13 जुलाई 2019 को इनको जो है इनके चेस्ट में कुछ पेन वगैरह होता है। पहले से ये डायबिटीज़ वगैरह थे, यही एक ग्राउंड बनाया भी जा रहा था कि भाई इनको बेल वगैरह मिल जानी चाहिए, लेकिन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुनी नहीं। और फिर इन्हें चेस्ट पेन वगैरह होता है, फिर जेल अथॉरिटीज इन्हें हॉस्पिटल में मतलब भर्ती वगैरह कराते हैं, स्टैनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ पे इनको भर्ती कराया जाता है। और 18 जुलाई को इनका देहांत हो जाता है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक लाइफ कन्विक्ट जिसे 302 के अंदर कन्विक्शन मिला था, जिसने सुप्रीम कोर्ट तक उस कन्विक्शन को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया। सरेंडर करने के लिए एक डेट मुकर्रर की, वो सरेंडर भी करते हैं, हालांकि कुछ आनाकानी करते भी हैं मेडिकल ग्राउंड पे, बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुनी नहीं। फाइनली उन्हें सरेंडर करना पड़ा। और सरेंडर करने के एक हफ्ते बाद ये इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है। तो ये जो है एक और रोलर कोस्टर लाइफ, एक गरीब तबके से एक व्यक्ति जो सपने लेकर छोटे शहर से बड़े शहर में आता है, टुटीकोरिन से मद्रास आता है, जुनून था एक बड़ा व्यापारी बनने का, प्रोविजनल स्टोर से शुरुआत करता है, फिर रेस्टोरेंट खोलता है और रेस्टोरेंट में अपने फूड क्वालिटी और उसकी कीमत, इन दोनों को वो बहुत ही मेटिकुलसली ये मतलब लोगों की सुविधा के हिसाब से उसे काफ़ी तरीके से ध्यान रखता है। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और बहुत ही कम दाम में स्वादिष्ट खाना, ये उसका यूएसपी था। डोसा किंग के नाम से इनको फेमस मतलब पहचान मिलती है। दुनिया भर में देश विदेश में कई सारे आउटलेट्स सरवना भवन के नाम से खोलते हैं और इनको एक पेट नेम भी मिल जाता है, डोसा किंग। हालांकि इनके जो एम्प्लॉई है ये उन्हें प्यार से अमाची करके बुलाते थे। और फिर एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी ऊंचाई अपने बिजनेस में पाने के बाद ये एक महिला के अंधे प्यार में या ऑब्सेशन में एक ऐसा जघन्य अपराध कर बैठते हैं जिससे उस महिला के हस्बैंड को ये किडनैप करके उनका मर्डर करते हैं, जिसमें ये दोषी करार पाए जाते हैं ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और अंततः इन्हें सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन
कुदरत को कुछ और मंजूर था, 1 हफ्ते के बाद सरेंडर के इनकी मौत हो जाती है। तो ये थी कहानी आज उस शख्सियत के बारे में, उसके कुछ अफसाने, कहानी, हकीकत और उससे जुड़ा ये कानूनी मसला। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर मिलूँगा एक ऐसी ही उम्दा शख्सियत, ऊंची शख्सियत, जिसके अपने अफसाने और कहानी और उससे जुड़े एक कानूनी मसले पर लेकर। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जाते जाते मैं फिर एक दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना कीमती समय निकालें और आखिरी पड़ाव है चुनाव का, जाइए और अपना वोट दीजिए। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये ड्यूटी है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई शख्सियत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।